तो लीजिए सुनिए दुखम सुखम का 14वां अध्याय। लेखिका ममता कालिया। दफ्तर से कवि आया तो उसका चेहरा चिंता से कुम्हलाया हुआ था कि इंदु ने देखते ही कहा, क्या फिर तबादला हो गया? नहीं, मथुरा से चिट्ठी आई है कि जीजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इंदु की मुख मुद्रा बदल गई, कठिन स्वर में बोली, जब मथुरा से चिट्ठी आए तो यही सब पचड़ा लिखा है वहां में। जीजी की तबीयत अच्छी रहती कब है जो खराब है? तुम चुप हो जाओ तो, कवि ने उसे डांट दिया। दोनों लड़कियों को दादी की बीमारी का पता चला। प्रतिभा बोली, पापा अब क्या करोगे? मथुरा जाना पड़ेगा। कवि ने गर्दन हिलाई। जाना तो हम सबको चाहिए, वैसे भी तो 2 साल हो गए हैं घर गए। मनीषा का मन दादी की बीमारी की खबर से डावाडोल हो रहा था। उसका ख्याल था उन सबको फौरन मथुरा जाना चाहिए, दादी उसे देखते ही ठीक हो जाएगी। कवि ने कहा, इन्हीं तुम तैयारी कर लो तो सुबह की गाड़ी से चला जाए। तुम्हारा सामान बांध दो? इंदु ने पूछा। कि तुम्हारी कुछ नहीं लगती जीजी, ऐसे क्यों बोली तुम? मैंने जाकर देखा नहीं है क्या? जब जाओ लड़ाई झगड़े की सिवा मथुरा में और क्या होता है? बड़ी मुश्किल से तो उस नर्क से निकली हूँ। शट अप, कान खोलकर सुन लो, मैं दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगा। क्या पता जीजी को किसकी हुड़क उठी हो। तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? इंदु हतप्रभ हुई, संभल कर बोली, मैं मिसेस कुमार की लड़की नताशा को अपने पास बुला लूंगी। प्रतिभा ने प्रतिवाद किया, पापा सबको जाना झमेले वाला काम है। 3 दिन बाद मेरा नया स्टेज शो है, मैं कैसे निकलूं? आप अकेले चले जाओ ना। मनीषा पापा की कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। पापा मैं दादी के पास चलूंगी, स्कूल का जो काम हर जगह मैं आकर पूरा कर लूंगी। इंदु को तो जैसे त्राण मिल गए, बालों को छटका देकर बोली, वैसे भी हफ्ते भर बाद तो इसकी गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, तब इसे काम ही क्या है? यहाँ से वहां धूप में फक्के मारती डोलेगी आशा उषा और सरोजनी के संग। छुट्टी तो बेबी की भी होगी, कवि ने कहा। पापा कॉलेज की छुट्टी होगी, पर डांस और म्यूजिक से कहाँ छुट्टी मिलेगी, ऊपर से स्टेज शो। प्रतिभा ने अपना बचाव किया। उस रोज रात के 1 बज गए सामान पैक करते। अगले दिन सुबह 8 बजे गाड़ी थी। पापा ने कहा, मुन्नी ऐसा करते हैं, तेरी दादी के लिए गांधी जी की आत्मकथा ले चलते हैं। वैसे भी जीजी गांधी जी की भक्त हैं, उन्हें इसी कहानी में आनंद आएगा। किताबों के रैकों में आत्मकथा की ढूंढाई शुरू हुई। कवि ने पूछा, इंदु मैंने शादी पर तुम्हें गांधी जी की आत्मकथा भेंट की थी, वह कहाँ गई? वहीं मथुरा में होगी, तुम्हारे कमरे में। तुमने पढ़ी? कभी फुर्सत ही नहीं मिली, पर वहां ढूंढना मुश्किल है, इतनी साल पुरानी बात है। किताबें कभी पुरानी नहीं होती। फिर गांधी जी की आत्मकथा तो रामायण और गीता की तरह संभाल कर रखने वाली किताब है, तुमने कोई कद्र नहीं की उसकी। तुम्हें अगर लड़ने की इच्छा हो तो तुम जाओ वहीं मथुरा में लड़ो, अपनी मैया की तरह। बस गांधी जी की टेक लगा कर बैठ गए। कवि ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ इंदु पर उठने से रोका। घर के नाम पर वह तितैया की तरह डंक मारने लगती है। उसके सुंदर चेहरे में से जैसे एक और ही चेहरा निकल आता है, टेढ़ा तना हुआ, आंखें तरेरता। ऐसे समय कवि का मन होता कि इस घर को भी लात मारकर कहीं दूर निकल जाए। इसी तनावग्रस्त मन स्थिति में उसने गाड़ी पकड़ी। बंबई पहुंचकर एक बार फिर गाड़ी बदलनी थी। मनीषा बापा का तनाव देख और समझ रही थी। कवि सिग्नल की तरफ मुंह लगातार सिगरेट पी रहा था। गुस्सा दबाने और अपने को संयत करने का उसका यह ढंग था। मनीषा अपने सामान पर नजर जमाए रही। कवि का ध्यान इस ओर नहीं था। उसकी आंखें सैकड़ों मील पार का घर देख रही थी, जहां जीजी हर गाड़ी के इंजन की भपकार के साथ बोल रही थी, देखो आज भी कभी नया है, मोय लगे है अपने मैया को एकदम भुला गए दियो। फ्रंटियर मेल में जगह मिलने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई। कवि ने टीटी से अपनी यात्रा की अनिवार्यता बताई। उसने उनकी 2 टिकटों का पक्का आरक्षण कर दिया। बहुत दिनों बाद गाड़ी में बैठी थी मनीषा। सामान जमाने के बाद उसका मन उत्फुल्ल हो गया। उसने अपनी समस्या का, पापा पापा बिल्कुल फिक्र न करें, दादी एकदम ठीक हो जाएंगी। कैसे? ऐसा है, दादी कहती हैं आदमी और तोते में यही बात कॉमन है, दोनों को कोई साथ चाहिए। सारे दिन अकेली रहकर उदास हो रहती होंगी, पता नहीं चरखा भी अब चलाती हैं या नहीं। दोपहर में कवि की आंख लग गई। मनीषा ने धीरे से पापा की जेब में से सिगरेट और माचिस निकाल ली और बैग में रख दी। ना दिखेगी ना पिएंगे। कवि का कहना था सिगरेट उसके विचार जगत को सक्रिय करती है, और मनीषा को लगता सिगरेट को उसके तनाव जगत का अस्त्र बना रखा है। ऐसे मौकों पर कवि मोहन या तो घर से बाहर जाकर टहलने लगते या अपने कमरे में बंद हो जाता था जब जब घर में झगड़ा होता था। उसने अनेक रेडियो नाटक में ऐसी मनस्थिति में लिख डाले थे। मनीषा ने पढ़े तो नहीं, लेकिन रेडियो पर सुने थे ये नाटक। इनमें मथुरा गूंजती रहती, कभी बांसुरी की तरह, कभी नगाड़े की तरह। जिन दिनों ये नाटक लिखे गए, कविता लेखन एकदम बंद रहा।
मनीषा को लगता पापा के मन मस्तिष्क में एक ही विषय बार बार चक्कर लगाता रहता है कि उसे परिवार में कोई समझता नहीं। कभी बचपन में तो कभी लड़कपन की छोटी छोटी बातें इन नाटकों में पिरोई जाती। मनीषा में हिम्मत नहीं थी कि पूछे, पापा यह सब आपके साथ हुआ था? वह पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। खिड़की से बाहर देखते देखते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। डाइनिंग कार का बहरा दोपहर के खाने का ऑर्डर लेने आया तो कवि ने कहा 2 शाकाहारी। मनीषा खुशी से हंसती। पापा द ग्रेट, उसके पापा दरिया दिल है, उसके लिए अलग से थाली मंगाई है। मनीषा के मन में कौंध गया कि 2 साल पहले की स्मृति, जब मम्मी ने इंदौर से पूना के सफर में उन चारों के बीच 3 थाली का ऑर्डर दिया था। पापा ने जब वजह पूछी, मम्मी ने तिनतिनाकर बोला, तुम्हें पता है बेबी चावल नहीं खाती और मैं रोटी। मनीषा मेरी थाली में से रोटी खा लेगी और बेबी से चावल। सब्जी दाल तो मिल बांट कर पूरी उड़ जाएगी। जब खाना खाते हुए मम्मी ने अपने झूठे हाथों से रोटियां मनीषा को पकड़ानी चाहिए, मनीषा को लगा जैसे वे कोई भिखारी है जिसे सबकी झूठी थाली चाटनी है। रहने दो माँ, मुझे भूख नहीं है, मनीषा ने कहा। माँ का टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। यूं कहो कि तंग करना है। तू चाहती है हम 4 थाल मंगाकर चारों में झूठा छोड़े। और छोटे बच्चों का क्या है, थोड़ा यहाँ से टूंगा थोड़ा वहां से टूंगा और पेट भर गया। पर नहीं, यह तो हमारा आड़ा करने पर तुली है। घर में भी तो कई बार दोनों बहनें इकट्ठा खाती हो। पापा ने माँ को समझाया, क्यों काइयापन करती हो? भारत सरकार हमें इतना तो देती है कि हम सफर में ठीक से खा लें। रहने दो जी, मैं अपने बच्चे की भूख प्यास अच्छे से जानती हूँ। थाली मंगाकर बिरान करेगी मुन्नी और कुछ नहीं, इंदु ने कहा। स्टील की ट्रेन नुमा थाली में खाना खाया। खाना साधारण था लेकिन मनीषा को असाधारण रूप से स्वादिष्ट लगा। दरअसल उसे खाने में साज सज्जा अच्छी लगी। जालीदार कपड़े में लिपटा नींबू का टुकड़ा, प्लास्टिक के पैकेट में अचार, नन्हे से डब्बे में बर्फी की एक कतली। दाल जरूर बेस्वाद थी, जो नमक नींबू मिलाने के बाद भी नहीं सुधरी, लेकिन मटर पनीर अच्छा था। पन्नी में लिपटी रोटियां नरम थी। खिड़की से कोयल की कूक सुनाई दी। पापा, कोयल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट एंगल। क्या रात में भी बोलती है? नाइट एंगल का नाइट से कोई जोड़ नहीं, लेकिन यह पत्तों में छुपकर कूकती है, इसलिए इसका नाम नाइट एंगल पड़ा होगा। हमारे कोर्स में भी कविता है। कवि को याद आ गई पूरी कविता, लेकिन इसके कवि का नाम वह भूल गया। दरअसल रोमांटिक युग में नाइट एंगल पर इतनी रचनाएं लिखी गई हैं कि उनकी सिर्फ गिनती ही याद आती है। पापा, सब मुझे कोयल क्यों कहते हैं? कि मैं काली हूँ? किसने कहा काली है? तेरा रंग तो मेरे जैसा है, चाय और कॉफी के बीच का। मनीषा को कांटे की तरह कसक गई एक याद। मम्मी ने पापा के सामने ही उसे लताड़ा था। काले मुंह की यह नहीं कि स्कूल से आकर मुंह धो ले और कपड़े बदल ले, कभी भी चल देती है चप्पल चटकाती। पापा कुछ नहीं बोले, बस विरोध में माँ को घूरा था। इस वक्त भी पापा को कुरेद कर मनीषा परेशान नहीं करना चाहती थी। प्रकट में उसने कहा, पापा लगता है कोयल और कविता का रिश्ता बहुत पुराना है। अरे तुम्हें तो बहुत से बातें पता है, घर में तो उधम मचाती फिरती हो। नहीं पापा, हमारी मिस ने बताया था। मथुरा पास आ रहा था। मनीषा भी सुस्त हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी दोनों बर्थ की चादरें तय करके रखने के लिए बैग उठाकर सीट पर रखा। जिप खोलते ही कवि की नज़र अपनी सिगरेट और डिब्बी पर पड़ गई। अच्छा, तो यह तूने छिपा रखी थी? मैंने सोचा जेब से कहीं गिर गई होगी। पापा घर चलना है ना, नो स्मोकिंग। अच्छा, एक पी लेने दे। अच्छा ये लो। मथुरा स्टेशन जरा भी नहीं बदला था। रेल रुकने के बाद प्लेटफार्म पर 2-3 व्हीलर, अखबार के ठेले और मथुरा के पेड़े बेचते खोमचे वाले के अतिरिक्त गतिशीलता का कोई चिन्ह वहां नहीं था। 6-7 कुली भी सुस्त खड़े थे। वे जानते थे कि इस स्टेशन पर ऐसे ही यात्री उतरते हैं जो अपना बुकचा खुद उठाकर बाहर चल देते हैं। इसी तर्ज में कवि ने सूटकेस उठाया और मनीषा ने बैग। दाएं हाथ की सीध में नानक नगर दिख रहा था, पर कवि मोहन को उतावली थी। उसने रिक्शा किया और बैठते कहा, चल भैया ने एक जल्दी है, 5 नानक नगर पहुंचा दो। रिक्शे की सीट से वह पीठ टिकाकर नहीं बैठा। उसके चेहरे की बेचैनी देखकर मनीषा मन ही मन मना रही थी, भगवान दादी कुशल से हो। अप्रैल की धूप सुबह 9 बजे भी दंदना रही थी। मनीषा रिक्शे से उतरे। घर से खुले दरवाजे से 14-15 साल की एक लड़की आकर ठिठकी और फौरन अंदर भागी। मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। दादी तख्त पर पस्त पड़ी थी और दादाजी दुकान जाने के लिए धोती के ऊपर कमीज पहन रहे थे। कवि को देखते ही उनकी बौखलाहट फूट निकली। तू अब आया रे कभी? तेरी मैया तेरा नाम रट रट कर बावली हो गई रे। बहू कहाँ है और हमारी बिबिया? बड़ी देर लगाई बेटा, अब तू इसे संभाल। मेरे से ना खोजा करी जाए है। देख जामे ने एक सी जान बची है, जाने तेरे लिए ही बच्चन के लिए ही। कवि ने पिता को शांत किया। वह माँ पर झुक गया। जीजी, जीजी आंखें खोलो, मैं कवि तुम्हारा कपूत आ गया। जीजी,
तुम मेरा इलाज करो, 10 दिनों में ठीक हो जाओगी। देखो ये मुन्नी तुम्हारी बीमारी की सुन भजी चली आई है, आंखें खोलो जीजी। विद्यावती ने बड़ा जोर लगाकर आंखें खोली। आग की पुतली की हल्की सी पहचान टिमकी और फिर धूमिल हो गई। वे फिर से बेसुध हो गई। कवि को रुलाई आ गई। मोए पहले क्यों ने बताया मेरी जीजी का यह हाल हो गया? दादाजी, रोज थोड़ी थोड़ी तबीयत गिरती जाए हुआ है। वह तो कुंती ने अपनी छोरी भेजे दिए, नहीं तो मरण ही था। यह बिरजो है? कवि ने अचरज से देखा। मनीषा से 8 महीने छोटी ब्रिजवाला 4 भाई बहनों में आखिरी नंबर पर थी, पर स्वस्थ ठिगनी काया में वह मनीषा से बड़ी लग रही थी। मामा जी चाय बनाऊं? वह जानती थी कि मामा जी को चाय का शौक था। मुन्नी बनाएगी, कवि ने कहा। मनीषा बिरजा के पीछे रसोई में चली गई। कौन डॉक्टर को दिखाया? बारी बारी तो कई जने आकर देखे, अब तू आया तू संभाल। कितने दिनों से कारोबार मुनीम पे छोड़ रखो है, मैं जाता हूँ। तभी हाथ में थाली लेकर लपकती हुई बिरजो पहुंची। नाना जी पहले खाए बगैर तो खा लो। नत्थी मल ने स्नेह से नतनी को देखा। देख रहा है कभी कितनी सेवा नानी की इतनी तो मेरी छोरी ने ना की। बड़ा पुण्य मिलेगा इसे। पिता के जाने पर कवि ने माँ की दवाओं के पर्चे देखे। बिरजो से पूछा, कौन सी दवाइयाँ खा रही है जीजी? 4 दिनों से सुध नानी को। नाना जी ने कहा जब होश आएगा तब दवा मंगाएंगे। कवि का गुस्सा एक लपट की तरह लहरा उठा। क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों? एक भी गोली बिरान न जाए इसलिए? जीजी मरसू पड़ी है और दादाजी को रुपयों की आन पड़ी है। ला मुझे पर्चा दे, दवाई मंगवाओ। कवि पास के केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर आया। सड़क के मोड़ पर छेदीलाल मिले। कवि ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े खुश हुए। अब तेरी मैया जी जाएगी। हफ्ता भर पहले बाथरूम में जाते समय अलमारी से टकरा जो गई थी। कनपट्टी में चोट लगी, तभी से बेसुध है। हमने तो नत्थीमल से कही कि बड़े अस्पताल ले जाकर एक्सरे करवाओ, पर नहीं, यहीं के डॉक्टर चतुर्वेदी का इलाज करते रहे। कवि को घर में और भी बातें पता चली। माँ का मधुमेह बहुत बढ़ गया था। चाय तो उन्होंने चीनी पीना छोड़ा नहीं। विजय ने कहा, मामा जी कभी मैं चाय में कम चीनी डालूं तो नानी चाय का गिलास सरका दे रहे। ले मोए से ना पी जाए तेरी अलोनी फीकी चाय। नाना जी लाख समझाए, नानी मीठा खाना नहीं छोड़े हैं। दवा सेवा परहेज के पालन से विद्यावती की तबीयत को संभली। बिरजू और मुन्नी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों उनकी एक एक बाह पकड़कर बाथरूम ले जाती। मनीषा कहती, जैसे गांधी जी के अगल बगल आभा और मन्नू रहती थी दादी, वैसे ही माँ और बिरजू तुम्हारी आभा मन्नू है।